जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विशेष में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो 2023 से इम्पॉर्टेंट हैं, 2023 से संबंधित हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे। ये जो आपका प्रश्न सामने दिए गए हैं, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष से एकदम स्पेशल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे। अभी हाल ही में अब जो आपका पुलिस का एग्जाम रद्द हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो उसकी संभावना शायद जून में इसका पेपर हो, और आने वाला जो आर ओ रद्द हुआ था वो भी इसी जून जुलाई में पेपर होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश विशेष से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी वैकेंसियां आई हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश विशेष से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक हम श्रृंखला शुरू किए हैं उत्तर प्रदेश विशेष की, जिसमें उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे वीडियो में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न देने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप लोग जुड़िए, चैनल में आइए और देखिए। हमारे पास ये साधारण सा बोर्ड में हम पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कंटेंट आपका ओरिजिनल होगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया सेंटर कहाँ बनाए गए हैं? फाइलेरिया एक रोग होता है, फाइलेरिया के निजात से संबंधित उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार, जो इस समय हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनकी सरकार के द्वारा ये फाइलेरिया से निजात पाने के लिए दो महत्वपूर्ण सेंटर खोले जा रहे हैं। एक तो खुल चुका है वाराणसी में, और दूसरा अभी शिलान्यास हुआ है लखनऊ में। तो याद रखेंगे फाइलेरिया क्या होता है अभी हम बताते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पहला फाइलेरिया सेंटर कहाँ स्थापित हुआ। तो ये वाराणसी में 23 मार्च 2023 को इसका शुभारंभ किया गया है। मतलब ये कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर फाइलेरिया से संबंधित रोग से जानकारी हासिल की जा सकती है। मतलब अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहे, उससे संबंधित क्या है तो ये सब इसमें जानकारी शुरू हो गई है, वाराणसी में है। और दूसरा ये है टूडियागंज लखनऊ, लखनऊ के टूडियागंज में इसका शिलान्यास हुआ है। मतलब अभी ये बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी इसमें काम लगा हुआ है, लेकिन ये भी 2024 के अंत तक में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दो फाइलेरिया सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं। तो मतलब ये फाइलेरिया रोग होता क्या है, इसके विषय में समझ लीजिए। तो फाइलेरिया एक नीमोटोड्स मतलब क्रम से होने वाला रोग है, जिसमें इसका प्रभाव मांसपेशियों में होता है। हाथ पैर की मांसपेशियां, इसमें सूजन आ जाता है, और ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। किससे फैलता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। वही जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ये गंदगी स्थानों में रहते हैं। तो ये जब मच्छर काटता है तो हमारे ब्लड में फाइलेरिया के जो कृमि होते हैं, जो एक नीमेटोड्स होते हैं, जिसको कहते हैं बाउचेरिया वैंक्रोफ्टी। फिर से सुनेंगे, बाउचेरिया वैंक्रोफ्टी इस कृमि का नाम होता है, जिसकी वजह से फाइलेरिया होता है। तो ये मच्छर के द्वारा ये लाया जाता है, और हमारे ब्लड के में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। जो ब्लड में आता है तो हमारे तो ये मांसपेशियों में सूजन सी होती है। और तो हाथ पैर जो होते, हाथ में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन पैरों में, और इन केस ऑफ मेल में अंडकोश, जिसे टेस्टिस सैक में कहते हैं, या फिर इन केस ऑफ फीमेल में ब्रेस्ट को बड़े हो जाना। मांसपेशियों में कहने का मतलब यह है कि मांसपेशियों में इसका मुख्य प्रभाव होता है फाइलेरिया का। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में दो सेंटर खोले जा रहे हैं। करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कोई भी आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है यूपी में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की दृष्टि अगर देखा जाए तो एक तो आपका लखनऊ में बना हुआ है, और
स्टेडियम यहाँ पर एक ग्रीन पार्क स्टेडियम है आपका कानपुर में, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। तो इसी प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और बनाने की ये बात रखी गई है 2023 के बजट में। उत्तर प्रदेश का जो बजट आया उसमें ये बात रखी गई, और 3000 करोड़ लागत का ये क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय लेवल को होगा, वाराणसी में बनेगा। इसके लिए जमीन को चिन्हित कर लिया गया है, और वाराणसी में राजा तालाब के पास 300 करोड़ लागत की ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होगा। तो याद रखेंगे। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वाराणसी क्षेत्र जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत आता है, संसदीय क्षेत्र में। तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास यूपी में अगर वाराणसी क्षेत्र की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मतलब केंद्र सरकार, वो जो सांसद एक होता है ना, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसके तहत मतलब सांसद जो होते हैं एक एक से गांव या फिर एरिया या शहर को वो गोद ले लेते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी मुँह से ले लेते हैं कि इसका विकास हमें करना है। तो इस प्रकार से ये योजना जो आई थी आदर्श ग्राम सांसद आदर्श ग्राम योजना, शायद 2016 में शायद आई थी, 16 या 15 में आई थी। तब से लेकर के अभी तक देश भर में इसी प्रकार से सांसदों के द्वारा एक एक एरिया को चिन्हित करके ये एक विकास की पहल है कि मतलब उस क्षेत्र को विकसित कैसे करना है। तो अच्छी योजना है। तो याद रखेंगे केंद्र सरकार की योजना है, और इसी के तहत एक एक एरिया को मतलब विकास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सांसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री जी का है। अगला देखेंगे मोटा अनाज वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटा अनाज वर्ष किसे घोषित किया गया? 2023 को। इसे अन्न श्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न श्री। अन्न श्री मोटा अनाज। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? देखिए मोटा अनाज बहुत पहले से है, पुराने हैं, देसी चीजें होते हैं, पुराने अनाज हैं, ये जैसे ज्वार बाजरा वगैरह इसमें आते हैं। तो इस मतलब सोचने वाली बात यह है कि इस समय भाई इसकी मांग क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, सरकारों की नज़र या जनता की नज़र इस पर क्यों ज़्यादा बढ़ी। देखिए अभी तक जो इस बढ़ती हुई जनसंख्या आबादी में हमारे देश में हो या विश्व स्तर में, आप समझिए आज 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो विश्व में 8 अरब जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 8 अरब जनसंख्या है। और सबके भरण पोषण के लिए जो भी है, आपका कहने का मतलब अनाज का उत्पादन हो रहा है। भारत और अन्य कृषि प्रधान राष्ट्रों में जो अनाज का उत्पादन हो रहा है उसमें से मुख्य रूप से गेहूं और चावल है। गेहूं और चावल, तीसरा मुख्य अनाज मक्का आता है। अब भाई इसी पर पूरा दुनिया के सभी लोग इसी पर डिपेंड हैं। तो भाई ये इसका उत्पादन के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में पौधों में गुणवत्ता कम बची है, पोषक तत्व धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं हमारे अनाजों में। मेन कारण ये है। और जो पुराने मोटे अनाज जिन्हों कहते हैं, ये अनाज का उत्पादन धीरे धीरे कम हो गया है। तो सरकारें, हमारे इंडिया ही नहीं दुनिया के अन्य सरकारों ने ये प्लान बनाया और ये सोचा कि फिर ऐसा क्यों ना हो कि फिर से इनका उत्पादन बढ़ाया जाए, क्योंकि जो परंपरागत गेहूं चावल है इससे निर्भरता कम हो जाए। मतलब जो लोग इसी पर ज़्यादा डिपेंड है तो इससे थोड़ा सा निर्भरता कम होगी, और ये जो पौष्टिक चीज़, पौष्टिकता उसमें गुणवत्ता कम हो गई है धीरे धीरे, तो धीरे से सुधार होगा। और ये जो मोटे अनाज हैं, एक खासियत और है, मोटे अनाजों में फाइबर ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, और फिर भी अच्छा उत्पादन होता है इसमें। और ज़्यादा खाने के लिए भी ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। ये अन्य चीज़, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये सब चीज़ें इसमें अच्छी चीज़ पाई जाती हैं, आयरन है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए मोटा अनाज को भारत ही नहीं दुनिया में इसे जगह दी गई है, और फिर से इसे मतलब कृषि में लाने के लिए ये पहल एक प्रकार की शुरू हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अगर देखा जाए तो मोटा अनाज का मुख्यालय रोम बनाया गया है, जो इटली में है।
रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये मुख्यालय है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मोटा अनाज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो मोटा अनाज में 8 अनाज आते हैं। याद रखेंगे कितने अनाज इसमें शामिल हैं, 8 अनाज शामिल हैं। और ये 8 अनाज कौन कौन है, तो आप देखेंगे अगर इंडिया के हिसाब से, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया में आप देखेंगे बाजरा है, रागी है, कुटकी है, सावा, ज्वार है, और एक अनाज होता है कंगनी, एक चेना होता है, एक कोंदो होता है। तो ये 8 अनाजों को अन्य श्री के श्रेणी में रखा गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अन्य श्री के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं, कौन कौन से मिलेट्स आते हैं। तो आप याद रखेंगे बाजरा होता है, रागी, कुटकी, सावा, ज्वार, कंगनी है, चेना है और कोंदो है। ये ऐसे हैं जो 8 अनाजों में शामिल है, मोटे अनाज में। तो इनका उत्पादन क्यों बढ़ावा जा रहा है, इनकी क्यों जरूरत पड़ी, आप आसानी से समझ गए होंगे। ये केंद्र सरकार की योजना है और उत्तर प्रदेश में जो बजट 2023 में पेश किया गया फरवरी माह में, तो उसमें भी इसको मतलब ज़्यादा सामने रखा गया है। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो, चाहे अन्य राज्यों के सरकार के द्वारा है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023 कब पेश किया गया, तो 22 फरवरी को पेश किया गया है। 22 फरवरी को। वैसे बजट जो है वो फरवरी में ही पेश किया जाता है। 2 फरवरी को पेश किया जाता था, 28 फरवरी, मतलब फरवरी माह में ये हो जाता है। चूंकि 1 अप्रैल से आपको पता ही है कि अगर हिंदी का 1 अप्रैल से नया वर्ष होता है, चैत्र माह की शुरुआत होती है, तो हिंदी कैलेंडर में 1 अप्रैल से नया वर्ष शुरू होता है। तो इस प्रकार से बजट इसके पहले ये फरवरी माह में पेश कर दिया जाता है। केंद्र सरकार का बजट अलग होता है, राज्य सरकार का बजट अलग होता है। और अगर हम संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में राष्ट्रीय वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय विवरण का मतलब ये होता है जिसमें फाइनेंशियल मतलब जो चीज़ें होती हैं उनको विस्तृत किया जाए, मतलब उसको दिखाया जाए, जनता के सामने एक्सपोज किया जाए ना। ये होता है कि किस क्षेत्र में कितना लगाया गया, कितना लगाना है, किस क्षेत्र से आय कितना आ रही है, किस क्षेत्र से व्यय कितना हो रहा है। यही होता है राष्ट्रीय वित्तीय विवरण। और संविधान में यही शब्द कहा गया है, राष्ट्रीय वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो आप समझ गए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना है। और अगर केंद्र लेवल कहा जाए तो वित्त मंत्रालय में इस समय निर्मला सीतारमण जी शामिल हैं। आगे देखेंगे योगी सरकार का ये कौन सा बजट था, तो 7वां बजट था। याद रखेंगे सीएम योगी जी का ये मतलब सरकार का 7वां बजट था। इसका मतलब 6 बजट इसके पहले कंप्लीट हो चुके थे। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके सामने है। ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है, ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। तो ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित है, एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित है। ये शिक्षा के लिए लाया गया था। अब काहे के लिए, कायाकल्प मतलब जो होता है फिर से बदलाव, मतलब नए कायाकल्प बदल देना। काया माने शरीर होता है, एजुकेशन के लोग बच्चे जो पढ़ते हैं मतलब शिक्षा में सुधार, उनके भरण पोषण में सुधार, कैसे गुणवत्ता उनमें सुधार किया जाए कि हाँ लोगों को मतलब घर स्कूल तक भेजने लगे बच्चों को, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड बच्चे भी हों और गार्जियन भी हों, और देश का समाज का विकास हो। तो ये ऑपरेशन कायाकल्प 2023 में आया है, एजुकेशन से संबंधित है। आपको पता है प्राथमिक से एजुकेशन और उच्च प्राथमिक एजुकेशन से संबंधित ये ऑपरेशन कायाकल्प योजना है। तो याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट है, 2023 में आया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है मुख्य रूप से। ये किस सरकार के द्वारा लाया गया है, योगी सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार। देखिए एक श्रृंखला और हम आपको चलाए हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों का वीडियो एक नज़र में हमको देखना है। हर प्रदेशों की क्या खासियत है, वहाँ से क्या क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। हम अभी एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक वीडियो बनाए हैं,
इसके पहले अब आगे बनाएंगे हम अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे संबंधित वीडियो बनाएंगे। तो अंडमान निकोबार से संबंधित यूपी में क्या इम्पोर्टेंट, ये करेंटली क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार उत्तर प्रदेश के 4 वीर शहीदों के नाम पर। अंडमान निकोबार में जो द्वीप हैं तो द्वीपों के कुछ नाम चेंज किए गए हैं। तो हमारे सीएम जी योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र सरकार के दोनों के सहयोग से उत्तर प्रदेश के 4 वीर शहीदों के नाम पर 4 द्वीपों का नाम रखा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 4 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है और ये नाम रखा गया उत्तर प्रदेश के इन वीरों के नाम पर रखा गया है, जिसमें से कुछ अभी एक अभी जिंदा है और 3 तो अभी नहीं है इस दुनिया में। तो ये कौन कौन थे, तो नायक जदुनाथ सिंह नायक जदुनाथ सिंह शाहजहांपुर से थे। इनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। और दूसरे हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ये सीतापुर के रहने वाले थे, सीतापुर से संबंधित थे। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे, तो ये दूसरा एक ये द्वीप का नाम रखा गया। तीसरा है वीर अब्दुल हमीद, ये गाजीपुर के निवासी थे, जो इनको मतलब ये मिला है परमवीर चक्र इनको दिया गया था। वीर अब्दुल हमीद, इनकी एक कहानी भी किताबों में छपी हुई है। तो ये गाजीपुर में इनकी समाधि है, गाजीपुर के रहने वाले थे, तो इनके नाम पर भी एक द्वीप का नाम रखा गया। चौथा है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, ये गाजियाबाद के निवासी थे। ये अभी लिविंग है, अभी ये जिंदा है। यही केवल ऐसे कैप्टन हैं जो जिंदा हैं उन शहीदों में जिनमें इनका मतलब ये इनके नाम पर ये द्वीप का नाम रखा गया है। तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार में उत्तर प्रदेश के 4 कौन कौन से वीर हैं जिनके नाम पर द्वीपों का नाम रखा गया है। या नायक है जदुनाथ सिंह, मनोज कुमार पांडे, वीर अब्दुल हमीद और योगेंद्र सिंह यादव, जिसमें से योगेंद्र सिंह यादव अभी जिंदा है। तो याद रखेंगे ये कब रखा गया कि 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब आपको पता है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो उसी अवसर पर ये 4 द्वीपों का नाम चेंज किया गया और 126वीं जयंती मनाई गई थी। 23 जनवरी 2023 को 126वीं जयंती मनाई गई नेताजी की। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी अवसर पर ये 4 द्वीपों का नाम चेंज किया गया। अगला प्रश्न है प्रदेश में हाथी रिजर्व 2 हो गए हैं हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो पहला हाथी रिजर्व सहारनपुर बिजनौर क्षेत्र में है जो 2009 में घोषित हुआ है। और दूसरा है आपका देखिए, दूसरा है हाथी रिजर्व लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में, ये अभी चिन्हित किया गया है। ये 2023 में चिन्हित किया गया है। पूरे देश का 33वां हाथी रिजर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश में 32 हाथी रिजर्व पहले से मौजूद हैं और ये 33वां हाथी रिजर्व लखीमपुर खीरी और पीलीभीत क्षेत्र में चिन्हित किया गया है। तो देखिए ये छोटा सा वीडियो है लेकिन करेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देखिए और इसका लाभ लीजिए। आज इतना ही पढ़ाएंगे, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।